ऐसे इंटरव्यू के पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आप कंसिडर नहीं करते तो दैन फिर स्ट्रॉन्गली चांसेस होते हैं कि आपको एम्बेसी जो है वो स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट नहीं करेगी और आपको रिजेक्ट कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे MSCA स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के बारे में, जो कि बेसिकली ये स्कॉलरशिप जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था इटली की गवर्नमेंट ऑफ़र करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी चूँकि एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो गुजर चुकी हैं, तो अभी थोड़े दिनों तक आप लोगों को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको एम्बेसी मेल करेगी और दैन फिर उनको एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी। तो ये वीडियो बेसिकली आपके एडवांस में इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए है। लास्ट ईयर जब मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था तो तब भी एप्लीकेशन डेडलाइन यही थी जो इस साल थी, लेकिन जब हमें स्कॉलरशिप की ईमेल्स आई थी तो वो 26 जुलाई 2023 को हमें ईमेल्स रिसीव हुई थी कि 31 जुलाई को आपका एम्बेसी में इंटरव्यू और आपने इटालियन एम्बेसी में आना है। तो सब जितने भी कैंडिडेट्स थे, कुछ कैंडिडेट्स KPK से थे, उसके अलावा कुछ कैंडिडेट लाहौर से, पंजाब से, फैसलाबाद से, भक्कर से, इस तरह डिफरेंट एरिया से कैंडिडेट्स थे जिनको उन्होंने सेलेक्ट करके दैन फिर इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में कॉल किया था। तो आप गैप देख रहे हैं बीच में कि 26 को मेल आई थी, 26 की शाम को, और 31 बीच में सिर्फ 3 से 4 दिन ही बचते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे पिछली बार उन्होंने एम्बेसी ने हमसे ये कहा था कि आप अपने DOV के डॉक्यूमेंट्स हैं, DOV की फ़ाइल, वो भी आप साथ ही सबमिट करवाएं। तो 1 से 2 दिन हमारे ट्रांसलेशंस करवाने में या DOV के जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करने में भी लग गए थे। तो इसलिए आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो अभी से आप वीडियो के जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लें और अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स जो हैं वो तैयार कर लें। होपफुली जब भी आपको मेल रिसीव होगी तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले एम्बेसी जब आपको कॉल करेगी तो ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम इटालियन एम्बेसी में जाएंगे उनको मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने वहाँ पर पहुँचना है। तो बेसिकली आप अपना सामान वगैरह लेके जिस भी बस स्टॉप से आप आएँगे तो वहाँ से आप बोलेंगे कि मुझे डिप्लोमेटिक इनक्लेव जाना है शटल सर्विस। तो शटल सर्विस पे जब आप जाएंगे वो बेसिकली एम्बेसी से थोड़ी सी पीछे जगह है, वहाँ से आपको शटल फिर आगे लेके जाती है। वहाँ पे डिफरेंट रूम्स वगैरह बने होते हैं। वो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो रूम्स के अंदर एक काउंटर है जहाँ पे आपने अपना मोबाइल वगैरह सबमिट करवाना होता है। और फिर जब आप रूम से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक अलग शॉप टाइप बनी हुई है, वहाँ पे आपने अपना बैग सबमिट करवाना होता है। तो दोनों जगह से आपको टोकन मिलता है, उस टोकन को आपने संभाल के रख लेना है। जब आप वो बाद में टोकन रिटर्न करेंगे तो आपको आपका बैग और आपका जो मोबाइल फ़ोन है या वॉचेस वगैरह है वो वापस मिल जाएंगी। तो कैश आपने कुछ थोड़ा सा कैश अपने पास रख लेना, क्योंकि आपने ऑब्वियसली शटल के पैसे जो हैं वो भी पे करने हैं और आपको पैसों की कुछ थोड़ी बहुत पैसे ज़रूरत पड़ती तो नहीं है, लेकिन डोंट नो, तो आपको इसलिए पैसे जो है वो अपने पास थोड़े से आप रख सकते हैं। कैश की कोई लिमिट नहीं होती, कैश आप अपने पास रख सकते हैं। तो उसके बाद जब आप शटल से वहाँ से अंदर चले जाएंगे तो अंदर एक जगह है जहाँ पे बेसिकली आपने अपनी शटल की जो टिकट होती है वो बाई करनी होती है। तो 2000 रुपये वो आपसे चार्ज करते हैं। आपने उनको बताना है कि मैंने इटली एम्बेसी में जाना है, और जो अपॉइंटमेंट का जो आपको मेल आई होगी उसका आपने प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना है। वो आपने जिस जगह पे आपसे पूछा आपने उनको शो करवा देना है। जब आप वहाँ से उनकी शटल की टिकट बाय कर लेंगे, शटल की टिकट बाय करने के बाद वो आपको एक रूम टाइप होता है उसमें बिठा देते हैं। और जब फिर रिस्पेक्टिवली कोई शटल खाली होकर आएगी जो कि इटली एम्बेसी की तरफ जा रही होगी तो दैन वो आपको गाइड कर देंगे या आपको बुला लेंगे कि आप लोग इस गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में आप लोग बैठेंगे तो गाड़ी आपको डिफरेंट एम्बेसीज़ के सामने स्टॉप करती है, और एट द एंड जब वो इटली एम्बेसी के पास पहुंच जाएगी तो बिल्कुल सामने आपको जाके वहाँ पे गाड़ी स्टॉप कर देंगे और वो आपको बोलेंगे कि ये इटली की एम्बेसी आ गई है, तो आप यहाँ पे उतर जाओ। इटली की एम्बेसी में बेसिकली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात बताऊँगा। मे बी इस ईयर हालात जो हैं वो चेंज हो। एम्बेसी में रश बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इटली में इमिग्रेशन वाले और उसके अलावा जो टूरिस्ट वीज़ा वाले और स्टूडेंट वीज़ा वाले जितने भी सारे लोग होते हैं वो बेसिकली सेम एंट्री गेट ही यूज़ कर रहे होते हैं एम्बेसी के अंदर जाने के लिए। तो इस वजह से फिर वहाँ पे रश थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन लास्ट ईयर तो ऐसे स्टूडेंट्स जो MSCA स्कॉलरशिप इंटरव्यू के लिए आए थे उनको उन्होंने थोड़ी सी प्रायोरिटी दे दी थी, तो उनको बेसिकली उनकी एंट्री जो थी वो जल्दी उन्होंने करवा दी थी। तो आप अपनी फ़ाइल वगैरह लेके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके वहाँ पे चले जाते हैं। तो उसके बाद जब आप अंदर एंटर होते हैं तो इंटरव्यू के बारे में मैं बात करते हैं। तो सबसे पहला और मेन पॉइंट आप लोगों ने ये चीज़ अपने जहन से निकाल देनी है कि वो बंदा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो उसको किसी चीज़ का पता नहीं है। अगर आपने इटली की एम्बेसी को कोई भी मेल किया है या आपने उनको मेल में कोई भी चीज़, कोई भी इशू कभी भी उनको बताया है, तो वो एम्बेसडर जो है उसको आपका उस चीज़ का पता होगा।
ये मैं आपको पहले एडवांस में कोई एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने, वो बेसिकली फ़ीमेल स्टूडेंट थी, वो उम्रा पे थी, और जब उनको ये MSCA की जो ईमेल है वो रिसीव हुई, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी बेसिकली मेल के थ्रू कि मैं अभी उम्रा पे हूँ, तो आप लोग अगर इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं, रीस्केड्यूल कर सकते हैं। उन्होंने उसका आल तो जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो फिर बाद में इंटरव्यू के लिए 31 जुलाई को वहाँ पे आई, तो उन्होंने मेंशन किया कि आप, अच्छा वो स्टूडेंट है जिन्होंने मेल की थी कि आप उम्रा के लिए बाहर गई हुई थी और आप इतनी पैशनेट हैं कि आप वहाँ से अपनी जो रिलीजियस ऑफरिंग्स हैं उनको छोड़ के वहाँ पे आ गई। उर्दू अच्छा खासा वो बंदा एम्बेसडर जो है वो आपका बोल भी लेता है और समझ भी लेता है, तो इसलिए आपने ये पॉइंट्स जो है वो बीच में से अपने जहन में कंसिडर करके रखने हैं। सेकंड नंबर पे ये बात आती है कि आपकी CV या जितने भी आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने वहाँ पे अपलोड किए हैं, इंक्लूडिंग योर मोटिवेशन लेटर फॉर द प्रोग्राम यू अप्लाइड फॉर, और जो मोटिवेशन लेटर आपने यूज़ किया है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, जो मैंने आपको जिसके बारे में टिप्स बताई थी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने जो स्टडी इन इटली का पोर्टल है, स्कॉलरशिप का पोर्टल, उसके ऊपर अपलोड किए हैं, या आपने उस यूनिवर्सिटी के ऊपर अपलोड किए हैं जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, वो सब के सब प्रिंटेड फॉर्म में उस बंदे के पास होंगे, और उस बंदे को आपके कोर्स के बारे में और आपकी हर एक चीज़ की डिटेल के बारे में ऑलरेडी इल्म होगा। तो इसलिए अगर आपने कोई चीज़ फेक ऐड की हुई है, तो या आपने कोई ऐसी चीज़ खुद से ऐड कर दी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो बी वेयर ऑफ़ दैट, अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करके जाएं, क्योंकि कोई छोटा सा पॉइंट पे अगर उनको लूप होल मिल गया तो वो आपको स्कॉलरशिप से रिजेक्ट कर देंगे। स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान की सीट्स और डिफरेंट कंट्रीज़ की जो सीट्स होती हैं वो एक फ़िक्स कोटा होता है, और उन्होंने उतने स्टूडेंट्स को MSCA स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र करना होता है। एक पॉइंट जो मिस हो गया, वो आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जब आप शटल सर्विस वाली जगह पे चले जाते हैं, वहाँ से लेकर एम्बेसी तक, चाहे आपको शाम के बज जाए 6, चाहे आपको बज जाए शाम के 7, हम लोग तकरीबन वहाँ से एम्बेसी से शाम 7 बजे निकले थे, तो आपको किसी भी चीज़ की वहाँ पे ना आपको कोई चीज़ खाने के लिए मिलती है, और सिर्फ आपको पीने के लिए वहाँ पे एम्बेसी के अंदर पानी मिलता है, तो आप सिर्फ आपको पानी के ऊपर ही गुजारा करना पड़ेगा, ना आपको वो कोई चीज़ साथ लेके जाने देते हैं, और ना ही आपको कोई चीज़ खाने के लिए वहाँ पे मिलती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रख के जाना है, क्योंकि इसके बाद बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो जनरली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए बेसिकली आपको सिंगल बाय सिंगल इनवाइट किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री कब हुई थी, एंट्री के बेसिस पे आपको टोकन मिलता है। एम्बेसी में जब आपकी एंट्री थी वो कब हुई थी, तो उसकी बेस पे आपको टोकन मिलता है, टोकन के बेस पे फिर देन आपका बाद में इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू में वो यूजुअली जो एम्बेसडर होता है वो शुरू में थोड़ा सा मतलब आपसे इजी सिंपल क्वेश्चन ही पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, और या आप किस सिटी में जा रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी किस सिटी में है। तो बाकी फिर बात करते हैं कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके बेसिकली मैं दो सेक्शंस बनाऊंगा। एक तो डायरेक्टली कोर्स रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, एक जो है वो इनडायरेक्टली कोर्स रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर एग्जांपल वो बेसिकली आपका जो कोर्स करिकुलम होता है उसका प्रिंट आउट भी आपके पास मौजूद होता है, कि यानी कि आप इस कोर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपने जो BS किया होता है ऑलरेडी उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास पड़ी हुई होती है, और उसके ऊपर उसने अपनी एनालिसिस जो है वो ऑलरेडी उसने किया हुआ होता है। तो वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस कोर्स को क्यों चूज़ किया, आप दूसरे कोर्सेज़ को भी चूज़ कर सकते थे, या आपने इस कोर्स के रिलेटेड अपने बैचलर्स की डिग्री में आपने कौन से प्रोग्राम्स हैं वो पढ़े हैं, आपने क्या उनमें रिसर्च की है, या कि क्यों इस कोर्स को जब चूज़ करना चाहते हैं। तो दूसरी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें बेसिकली आपसे कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो थोड़े से इररेलेवेंट होते हैं। अगर आप अपनी फील्ड के बारे में या कोर्स के बारे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो मेरा जो प्रोग्राम था वो यूरोपियन लैंग्वेजेस का था, और उसके अलावा यूरोपियन अमेरिकन एंड पोस्ट कॉलोनियल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर ये कोर्स का नाम था। तो उसने क्वेश्चंस बेसिकली मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन ये किया कि आप ये बताओ कि यूरोपियन लैंग्वेजेस को आप पढ़ने जा रहे हो, तो यूरोप में सबसे वाइडली स्पोकन जो सेकंड लैंग्वेज है वो कौन सी है, मतलब कि सबसे वाइडली स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है। तो इसको अगर आप टेक्निकली सोचें तो यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि जब यूरोप की बात हो रही है तो जर्मनी सबसे बड़ा कंट्री है, तो जर्मनी की लैंग्वेज है वो जर्मन लैंग्वेज है वो ज़्यादा बोली जाती है, या कुछ लोग फ्रेंच कह देंगे या कुछ लोग इटालियन कह देंगे, लेकिन इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा यूरोप में बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो रशियन है। अब रशिया का कुछ काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है वो यूरोप में कंसिडर किया जाता है, तो इस वजह से रशियन सबसे वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो इस तरीके से आप अपने कोर्स के रिलेटेड जो थोड़े बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन होंगे आपने उनको भी गो थ्रू कर लेना है। आपको अपने कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अच्छे तरीके के साथ। उसके बाद
नेक्स्ट फिर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली जनरल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप इनको इजी नहीं ले सकते। वो जैसे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाई दिस कोर्स, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई इटली, व्हाई हैव यू अप्लाइड फॉर दिस MSCA स्कॉलरशिप। तो इन क्वेश्चंस के आपने बेसिकली डिटेल्स के साथ, प्रूफ के साथ कोई लॉजिकल आंसर्स देने हैं। सिंपली आंसर्स नहीं दे देने जी मैं बचपन से इटली मुझे बहुत पसंद था, या पडुआ या मिलान या रोम सिटी मुझे बहुत पसंद था, तो इस वजह से मैंने इस कोर्स को चूज़ कर लिया। मैंने सोचा चलो इटली में स्टडी के लिए चलते हैं। ऐसे आपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने, आपने सिंपली अच्छे तरीके के साथ क्वेश्चन जो है वो आंसर जेनुअनली प्रिपेयर करके अपने कोर्स के रिलेटेड आपने उनके आंसर करने। आप कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि एक जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल आपकी जो कंडीशंस होती हैं उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे वो पूछता है ज़रूर। वो आपसे ये पूछेगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल हम MSCA स्कॉलरशिप अवार्ड नहीं करते तो देन आप अपना जो इटली का प्रोसेस है उसको परस्यू करोगे या नहीं करोगे, तो इसका भी आपने आंसर करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी जो इसी से रिलेटेड, अगर आप इसको परस्यू करोगे तो आप किस तरीके के साथ अपने आप को फंड करोगे, तो इसका भी आपको आंसर जो है वो उसको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर इससे फाइनेंशियल के रिलेटेड वो आपसे कुछ और क्वेश्चंस भी बेसिकली पूछ सकता है। डिग डाउन अगर आप डिटेल में उसको बताएंगे तो उस डिटेल में से आपसे फर्दर क्वेश्चन भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे कि हाँ मैं अपने आप को स्पॉन्सर करता हूँ, तो आपसे पूछेगा कि आपकी जॉब कौन सी है या फील्ड से रेलिवेंट है या नहीं, या अम्मी अब्बा की अगर बात हो रही है तो आपके बहन भाई दूसरे कितने हैं, वो आपको ही आपके अम्मी अब्बा क्यों कैसे सपोर्ट करेंगे, बाकी घर वालों का खर्चा कैसे चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यूजली आपसे पूछ सकता है। एंड अगर आपको पहले वाला पॉइंट याद हो कि उसको उर्दू और इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके के साथ आती है, तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट और आपने बस वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे तरीके के साथ आपने अपने इंटरव्यू को जो है वो आंसर्स वहाँ पे देने हैं। तो ये बेसिकली इंटरव्यू होता है, वो 7 पॉइंट्स आपके लिखता रहता है, लेकिन वो आपको शो नहीं आते कि आप मतलब सेक्शंस वगैरह बने होते हैं। तो उसके बाद फिर जब इंटरव्यू सारे कंडक्ट हो जाते हैं, फिर उनका जो डिफरेंट पैनल है वो बैठता है और बैठ के फिर पॉइंट्स की बेसिस पे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है। लिस्ट भी इनकी जो एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी पब्लिश हो जाती है, एम्बेसी के पेज के ऊपर भी वो लिस्ट पब्लिश कर देते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनको फाइनली फिर MSCA स्कॉलरशिप के लिए अवार्ड किया जाता है, उनको फिर एम्बेसी दोबारा कॉल करती है और उनको उनका वीज़ा और जो स्कॉलरशिप का लेटर होता है वो ऑफ़र कर देती है। तो इस तरीके के साथ इसमें एक क्वेश्चन कोर्स स्किप हो गया, वो आपसे नीड बेस जो आपके स्कॉलरशिप है उसके बारे में पूछ सकता है कि आप नीड बेस स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई किया है या नहीं किया। अगर आप कहेंगे कि किया है तो आपसे पूछेगा कि आपने क्यों किया है। अगर वो कहेगा कि आपने, अगर आप कहेंगे कि मैंने नहीं अप्लाई किया नीड बेस स्कॉलरशिप में, तो आपसे कहेगा फिर आप अपने आप को किस तरीके के साथ वहाँ पे सर्वाइव कैसे करोगे। तो ये थे बेसिकली सिंपल वो क्वेश्चंस जो MSCA स्कॉलरशिप के लिए पूछे जा सकते हैं। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताए हैं। तो बी कॉन्फिडेंट, आप इन क्वेश्चंस को तैयार करें अच्छे तरीके के साथ। अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर काइंडली सिर्फ वही लोग कांटेक्ट किया करें जो स्टडी इन इटली, फिनलैंड या ऑस्ट्रिया के लिए अपना प्रोसीजर करवाना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें। आपको कमेंट सेक्शन में जब आंसर मिल जाता है तो आपने क्यों किसी बंदे को व्हाट्सएप पे आके तंग करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।